हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की ऑडिटिंग की 200 क्वेश्चंस की एमसीक्यू सीरीज चल रही थी, जिसमें पहले भी मैं 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूं। आई होप आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी हैं तो उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और साथ ही जो जीएसटी और इनकम टैक्स है उसकी सीरीज भी स्टार्ट हो गई है। जीएसटी पर बहुत ही अच्छी वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैंने अपलोड करी है, जरूर से देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। तो जो बच्चे यूपीडब्ल्यूएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑडिटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो आपका बिहार में जूनियर अकाउंट क्लर्क की वैकेंसी आई थी उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों के लिए ही वीडियो आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 46 क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। आइए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि ऑडिट नोट्स बुक कंटेन्स दैट। जो ऑडिट नोटबुक होती है उसमें क्या शामिल किया जाता है? Various dates of references, details of work done, notes regarding item requiring classification, explanations, etc. all of that। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, जो ऑडिट नोटबुक होती है उसमें क्या चीजें शामिल होती हैं, कौन कौन सी चीजों का शामिल किया जाता है। ऑडिट नोटबुक क्या हो जाएगी, तो अंकेक्षक होता है अपनी एक नोटबुक प्रिपेयर करता है, तो उस नोटबुक में क्या क्या चीजों को शामिल करेंगे हम। तो जैसे कि क्लियरली आपको क्लियर हो रहा होगा कि नोटबुक, जैसे कि हमारी नोटबुक होती है उसमें हम क्या क्या जो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उस चीज से रिलेटेड, जैसे अगर किसी सब्जेक्ट की है तो सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी चीजें उसमें जो है लिखी रहती हैं। सेम वैसे ही ऑडिटिंग में भी रहता है कि वो अपनी वैलिड डेट्स को जो है डिफरेंसेस उनको नोट करता है, क्या क्या डिटेल उसमें वर्क उसको करना है उसको डिटेल में लिखता है, साथ में या क्या वो कर चुका है उनको भी नोट्स रिगार्डिंग नोट्स प्रिपेयर करता है कि जो रिक्वायर्ड है उसको क्लासिफिकेशन या फिर एक्सप्लेनेशन उनसे रिलेटेड नोट्स अपना प्रिपेयर करता है। तो ये तीनों ही चीजें आ जाएंगी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी ही चीजें क्या होती हैं, ऑडिट नोटबुक में शामिल होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ए ब्रॉडर स्कोप। निम्नलिखित में से किसका दायरा या फिर क्षेत्र कह सकते हैं कि व्यापक होता है? इंटरनल कंट्रोल का, इंटरनल ऑडिट का, इंटरनल चेकिंग का, नन ऑफ द अबव। किसका स्कोप जो है वो ब्रॉडर है? जिस तरह से आपको मैंने बताया था कि कोई एक चीज होती है जिसमें कि दो चीजें शामिल होती हैं, इन तीन से रिलेटेड ही रहेगा। इन तीन में से कोई एक बड़ा है और बाकी की दो चीजें उसके ही अंतर्गत आ जाती हैं, उसी में शामिल होती हैं। तो कौन सी चीज है जिसका कि स्कोप जो होगा वो बड़ा होता है? तो जब हम आंतरिक नियंत्रण का काम कर रहे होते हैं तो वहां पर इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेकिंग दोनों ही उसमें आ जाती है। तो इंटरनल कंट्रोल का जो दायरा होता है वो या स्कोप जो होता है वो ब्रॉडर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए हो जाएगा कि इंटरनल कंट्रोल जो है वो उसका क्षेत्र ज्यादा व्यापक होता है यहाँ पर, क्योंकि उसमें इंटरनल ऑडिट और इंटरनल चेकिंग दोनों को ही शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यूएशन इज द बेस ऑफ मूल्यांकन। आधार है यहाँ पर, का नहीं रहेगा, मूल्यांकन आधार है। वेरिफिकेशन, मार्केटिंग, इंटरनल चेकिंग, वाउचिंग। जो वैल्यूएशन होता है, जो हम मूल्यांकन कर रहे होते हैं, वो किसका आधार होता है या वैल्यूएशन के बेसिस पे आगे हम कौन सा काम करते हैं, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। वेरिफिकेशन करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, इंटरनल चेकिंग करते हैं, वाचिंग करते हैं। वैल्यूएशन में हम ये देखते हैं कि जो एक्चुअल में एसेट दिखा रहा है वो उसकी वैल्यू उतनी है या नहीं है, जो बुक्स में हमारी दिखाई गई, डिप्रिसिएशन किस तरह से चार्ज किया जा रहा है, ये सारा काम वैल्यूएशन में हम करते हैं। उसी वैल्यूएशन के बेसिस पे आगे हमारा वेरिफिकेशन होता है कि मूल्य सही दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। उसके बारे में देखते हैं कि एक्चुअल में ओनरशिप जो है वो ओनर के हाथ में है भी या नहीं है, उतना एग्जिस्टेंस है या नहीं है, जो एसेट दिखा रही है वो एक्चुअल में उस ओनर की है भी या नहीं है। तो हो जाता है वैल्यूएशन के बेसिस पे आगे हम वेरिफिकेशन का काम करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि वेरिफिकेशन जो होता है सत्यापन में वैल्यूएशन भी शामिल होता है, और ये दोनों चीजें साथ ही में चल रहती हैं, वैल्यूएशन और वेरिफिकेशन दोनों साथ में ही चलती हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट ऑडिटर और ऑडिटर्स आर अपॉइंटेड बाई। पहले ऑडिटर या फिर ऑडिटर्स जो होते हैं उनका नियुक्ति जो होती है वो किसके द्वारा की जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के, कंपनी लॉ बोर्ड के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, शेयर होल्डर्स के। तो क्वेश्चन कई बार मैं आप लोग को करवा चुकी हूँ। ये जो एक ऑडिटर होता है किसी कंपनी में वो जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स के द्वारा उसको अपॉइंटमेंट किया जाता है, लेकिन जो एक फर्स्ट ऑडिटर होता है जहाँ पर फर्स्ट शब्द प्रथम शब्द जुड़ा होता है, वो जो ऑडिटर होता है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं, संचालक जो होते हैं वो नियुक्त करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछने आने के काफी चांसेस हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर ऑफ चेक्स एंड कंट्रोल्स एक्सरसाइज इन अ बिजनेस टू इंश्योर इट्स एफिशिएंट वर्किंग इज नोन एज।
किसी व्यवसाय में उसके कुशल कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए किए जाने वाली कई जांच और नियंत्रण को कहा जाता है। इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक, इंट्रिंसिक। तो यहाँ पर आपको जो है पहले ही मैं इसके बारे में आप लोगों को बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में भी कि जो भी चेक किए जाते हैं या कंट्रोल करने का यानी जांच जो की जाती है और जो नियंत्रण करने का काम होता है संस्था के अंदर जो होता है जिससे कि अच्छे से सही इफिशिएंट ढंग से काम किया जा सके, तो वो कौन सा काम होता है, वो इंटरनल कंट्रोल होता है। और इसी इंटरनल कंट्रोल में क्या आ जाता है, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट दोनों ही आ जाता है। यानी कि इसका जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है, बॉर्डर होता है, जैसे कि भी क्वेश्चन में हम देखेंगे इसका जो क्षेत्र होता है व्यापक होता है और इसी में दोनों चीजों को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर आपको तीनों ही ऑप्शन दे रखे हैं, चेक भी, ऑडिट भी और कंट्रोल भी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाउचर रिलेट्स टू। वाउचर निम्न से संबंधित है, कैश रिसीप्ट, कैश पेमेंट, क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, ऑल द अबव। जो प्रमाणन होता है, वाउचर होते हैं, जो प्रमाणक होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो वाउचर जो होते हैं इन सारी चीजों से रिलेटेड हो जाएंगे। यहाँ पर कैश रिसिप्ट भी आती है, कैश पेमेंट भी आता है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी आते हैं। क्योंकि क्रेडिट में भी कोई ट्रांजेक्शन अगर किया गया है तो उसकी भी कोई ना कोई तो प्रूफ बिल या फिर इनवाइस आपके पास होगा ही ना, तो उससे जो है क्योंकि एंट्री तो उसकी भी की जा रही है, तो यहाँ पर उस केस से रिलेटेड भी वाउचर्स होते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल चेक इज मीन फॉर। आंतरिक जांच का अर्थ या फिर मतलब क्या होता है, धोखाधड़ी की रोकथाम, धोखाधड़ी का पता लगाना, गहराई से ऑडिट करने में सहायता करना, त्रुटियों का पता लगाना। जो इंटरनल चेक करा जा रहा है उसकी मीनिंग क्या होती है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो जब हम बात इंटरनल चेक की करते हैं तो वहां पर उसका काम होता है हेल्पिंग ऑडिट इन डेप्थ, कि गहराई से ऑडिट करने में सहायता करना। जब इंटरनल चेक हो रहा होता है या इंटरनल चेक की प्रक्रिया प्रोसेस जो होती है किसी भी संस्थान में चल रही होती है, तो वहां पर जो ऑडिट होता है वो गहराई से हो पाता है। क्यों, क्योंकि वहां पर जो भी ट्रांजेक्शन किए जा रहे हैं, जो भी एंट्रीज करी जा रही, रिकॉर्डिंग हो रही है, उन सबकी जांच भी होती रहती है। तो ऑलरेडी यहाँ पर हमें ये कहता है कि हाँ इस संस्था में इंटरनल चेक होता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लागू है, प्रक्रिया लागू है। तो यहाँ पर जो रखे गए होंगे वो काफी जो होंगे वो एक्यूरेट होंगे और उन पर काफी विश्वास किया जा सकता है। तो क्या करती है, हेल्प करती है ऑडिट को डेप्थ में होने में। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटिंग बिगिंस वेयर डैश एंड। ऑडिटिंग वहां से शुरू होती है जहां डैश खत्म होती है। सेलिंग, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, अकाउंटिंग, परचेज। ऐसा ही एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अकाउंटिंग बिगिंस वेयर डैश एंड्स, तो क्या हो जाता है, बुक कीपिंग। जहां पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है वहां से लेखांकन का कार्य शुरू होता है, और जहां से लेखांकन का कार्य यानी कि जो जहां से अकाउंटिंग का कार्य समाप्त होता है वहां से शुरू हो जाता है ऑडिटिंग का काम। क्योंकि जब हम अकाउंटिंग कर लेते हैं तो उसी की जो बुक्स हमने प्रिपेयर करी हैं उन्हीं के बेसिस पे आगे हम ऑडिटिंग करते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो दोनों ही चीजों को ध्यान में रखिएगा कि वेयर बुक कीपिंग एंड्स, अकाउंटिंग स्टार्ट या अकाउंटिंग शुरू हो जाती है, और जहां से आपकी अकाउंटिंग एंड्स होगी वहीं से आपकी ऑडिटिंग बिगिन होती है, शुरू होती है। एक आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गुड ऑडिट रिपोर्ट मस्ट एट लीस्ट मीट वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। एक अच्छी ऑडिट रिपोर्ट में कम से कम निम्नलिखित योग्यताओं में से एक को पूरा करना चाहिए। जो ऑडिट रिपोर्ट होती है किसी भी संस्थान की, वो गुड कब मानी जाती है कि उसमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्योंकि मैंने आप लोग को ऑडिट रिपोर्ट्स पढ़ाई हुई हैं, तो क्वालिफाइड या नॉन क्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड कौन सी होती है आपको पता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्वालिफाइड रिपोर्ट होने के लिए क्या क्या चीजें होनी जरूरी है। इट शुड ऑफर कंस्ट्रक्टिव एंड टाइमली सजेशंस टू द मैनेजमेंट। इसे प्रबंधन को रचनात्मक और समय पर सुझाव देने वाला होना चाहिए। इट शुड नॉट पॉइंट आउट मिस्टेक, यहाँ पर इसमें गलतियों को कोई इंगित नहीं करा जाएगा। इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन ए फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ये तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित नहीं होनी चाहिए। तो पूरा पूरा नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर, ये तो हट जाएगा। इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट पर आधारित नहीं होनी चाहिए, ये भी गलत है। क्योंकि फाइनल जो अकाउंटिंग होती है, फाइनल अकाउंट्स जो ऑडिटिंग का काम होता है वो फाइनल अकाउंट्स के बेसिस पर ही होता है। तो यहाँ पर बैलेंस शीट पर बेस्ड नहीं होगी तो फिर तो आपने जो है जो रखे गए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनका अच्छे से ऑडिटिंग की ही नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट तो मेन पेज होती है। तो ये दोनों पॉइंट तो निकल जाएंगे बाहर। अब ये दो पॉइंट आपके बच रहे हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा कि इट शुड ऑफर कंस्ट्रक्टिव एंड टाइमली सजेशंस टू द मैनेजमेंट।
कि इसमें वो सारी चीजें होनी चाहिए जो एक मैनेजमेंट को हेल्प कर सके ये बताने के लिए कि या सजेशंस दे सके, सजेस्टिव होती है, सजेशन देने वाली होनी चाहिए कि क्या करना है मैनेजमेंट को, किस तरह से कहाँ कहाँ पर आवश्यकता है, ये सारी चीजें वहां पर मेंशन होनी चाहिए, तो वो गुड ऑडिट रिपोर्ट कहलाती है। और इट शुड नॉट पॉइंट आउट मिस्टेक, की मिस्टेक को ना बताए तो ये तो गलत है। इससे स्पेशली बात कही जाती है कि अच्छी रिपोर्ट वो होती है जहाँ पर साफ साफ मेंशन कर देना है ऑडिटर को सब कुछ, जो भी चीजें हैं अगर सही से मेंशन होंगी तभी जो मैनेजमेंट होगा उसको सजेशन मिल पाएगा या वो समझ पाएगा कि क्या करना और क्या नहीं करना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिफिकेशन इज, सत्यापन है, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शंस, व्यवसायिक लेन देन को रिकॉर्ड करने की कला, एन एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, खातों की पुस्तकों की जांच, द एक्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग द एक्यूरेसी ऑफ एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, खातों की पुस्तकों में प्रविष्टियों की सटीकता स्थापित करने का कार्य, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेरिफिकेशन, सत्यापन क्या होता है, वेरिफिकेशन क्या होता है, आपको क्वेश्चन जो आपसे कर रहा है। तो वेरिफिकेशन के बारे में भी मैंने आपको बताया कि वैल्यूएशन और वेरिफिकेशन दो चीजें होती हैं। वैल्यूएशन में हम ये देखते हैं कि जो भी एसेट्स हैं जितनी वैल्यू दिखा रही हैं एक्चुअल में उतनी वैल्यू की हैं या नहीं है, उनकी वैल्यू का सही से पता लगाना। वेरिफिकेशन जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, द एक्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग द एक्यूरेसी, यहाँ पर हम एक्यूरेसी देखते हैं कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की एक्यूरेसी है वो सही है या नहीं है, उसका वेरीफाई करना ही कहलाता है सत्यापन करना। तो एक आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बैलेंस शीट डजंट इंक्लूड, बैलेंस शीट में शामिल नहीं है, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वॉचिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस, अकाउंट्स रिलेटेड टू एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एग्जामिनेशन ऑफ एडजस्टिंग एंड ऑडिटिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, रूटीन चेकअप्स। यहाँ पर बैलेंस शीट ऑडिट होगा, ये जो बैलेंस शीट का अंकेक्षण किया जाता है या बैलेंस शीट अंकेक्षण होता है, ये भी एक टाइप होता है आपका ऑडिटिंग का। तो बैलेंस शीट ऑडिट जो होता है उसमें क्या चीज शामिल नहीं की जाती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, क्योंकि कई तरह के ऑडिट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑडिट मैंने आप लोग को पढ़ाए हुए हैं क्लासेस की वीडियोस में, देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है तो आपको क्लियर हो जाएगा वहां से। तो उसमें क्या चीज शामिल नहीं होती है, तो एसेट्स का और लायबिलिटीज का वेरिफिकेशन शामिल होता है, वॉचिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट रिलेटेड टू एसेट एंड लायबिलिटीज, इनकी भी वॉचिंग की जाती है, जो जितने भी ऑर्डर्स रखे गए हैं जो कि एसेट और लायबिलिटीज से रिलेटेड होते हैं या फिर जो इनकम और एक्सपेंसेस अकाउंट्स को बनाया गया उससे रिलेटेड है, और साथ में एग्जामिनेशन भी किया जाता है एडजस्टिंग एंड ऑडिटिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज का। तो यहाँ पर रूटीन चेक्स जो है वो बैलेंस शीट ऑडिट में शामिल नहीं होता है, नियमित जांच। रूटीन चेक्स में ये रहता है कि नियमित तौर पर जो अंकेक्षक होता है, ऑडिट जो कर रहा है ऑडिटर, उसकी टीम या फिर वो आकर के रेगुलर चेकअप करते रहते हैं। रेगुलर मतलब चेकअप का ये है कि देखना कि जो आंकड़े रखे गए हैं सही है या नहीं, जो बुक्स रखी जा रही हैं सही प्रॉपर्टी रखी जा रही है या नहीं रखी जा रही हैं, तो वो आपका कंटिन्यूअस ऑडिट में रहता है। जो सतत अंकेक्षण या चालू अंकेक्षण होता है वो बैलेंस शीट ऑडिट में नहीं होता। तो एक आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑडिट प्रोग्राम इज प्रिपेयर्ड बाय, लेखा परीक्षा कार्यक्रम तैयार किया जाता है, द ऑडिटर, द क्लाइंट, द ऑडिट असिस्टेंट, ऑडिटर एंड हिज असिस्टेंट। बहुत ही सिंपल सा जैसा क्वेश्चन है कि जो ऑडिट प्रोग्राम होता है वो किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, तो ऑडिट प्रोग्राम हो, ऑडिटिंग कैसे करना, तो कौन करेगा? ऑडिटर करेगा, और जो उसके असिस्टेंट होते हैं वो करेंगे। सिर्फ ऑडिटर आंसर नहीं होगा, ना ही सिर्फ ऑडिट असिस्टेंट होगा, दोनों को मिलाकर आंसर रहेगा ऑडिटर एंड हिज असिस्टेंट। एक आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरिम ऑडिट रिफर्स टू, अंतरिम लेखा परीक्षा से तात्पर्य है, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट कंटिन्यूअसली, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स इंटरमिटेंटली, ऑडिट वर्क टू फाइंड आउट एंड चेक इंटरिम प्रॉफिट्स ऑफ ए कंपनी, carrying on audit for bonus purposes at the end of the year। यहाँ पर क्या कह रहा है कि अंतिम लेखा परीक्षा से क्या तात्पर्य है? खातों की निरंतर जांच करना, बीच बीच में जांच करते रहना खातों की, या फिर कंपनी के अंतरिम मुनाफे का पता लगाने और जांचने के लेखा परीक्षा करना, वर्ष के अंत में बोनस के उद्देश्य से लेखा परीक्षा करना। तो इंटरिम ऑडिट है तो वर्ष के बीच में होता है, या ये कह सकते हैं कि दो एनुअल ऑडिट के बीच में जो ऑडिट होता है वो इंटरिम ऑडिट कहलाता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि ऑडिट वर्क्स टू फाइंड आउट चेक इंटरिम प्रॉफिट, इंटरिम प्रॉफिट नाम से क्लियर हो रहा है कि जो अंतरिम मुनाफे का पता लगाने के लिए, लाभ का पता, कभी कभी क्या होता है वर्ष के बीच में भी लाभांश जो होता है, डिविडेंड जो होता है वो घोषित किया जाता है, तो वहां पर जो अकाउंट्स फाइनल होते हैं वो पहले ही प्रिपेयर कर लिए जाते हैं, तो वहीं पर ऑडिटिंग का काम जो होता है उसको इंटरिम ऑडिट बोला जाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अ कंपनी ऑडिटर शुड सी दैट द डिविडेंड इज पेड। कंपनी के ऑडिटर को यह देखना चाहिए कि लाभांश का भुगतान किया गया, यानी किसके बाद या किसके बिना, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन, यानी कि ह्रास को चार्ज करने के बाद किया गया है। विदाउट चार्जिंग डिप्रिसिएशन, बिना जो ह्रास को चार्ज किए बिना किया गया है। आउट ऑफ कैपिटल, पूंजी से बाहर किया गया है। नन ऑफ द अबव, उसमें से कोई नहीं। तो कंपनी का जो ऑडिटर होता है वो ये देखता है कि जो डिविडेंड पे किया गया है, डिविडेंड क्या होता है, जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं या प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको जब डिविडेंड दिया जाता है तो डिविडेंड देने से पहले जो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स निकाला जाता है, तो वहां पर निकालते टाइम बहुत सी चीजें उसमें से लेस की जाती हैं। तो जब डिविडेंड पे किया जाएगा तो वहां पर उसमें से पहले डिप्रिसिएशन को लेस किया जाएगा, उसके बाद पे किया जाता है, तो मूल ह्रास वसूलने के या हटाने के, चार्ज करने के बाद। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरिफिकेशन रिफर्स टू, सत्यापन से तात्पर्य है एग्जामिनेशन ऑफ जर्नल एंड लेजर, एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स एंड रिलेटेड टू एसेट्स, examining the physical existence and valuation of assets, calculation of valuation of assets। सत्यापन से क्या तात्पर्य होता है कि जर्नल और लेजर की जांच की जाएगी, परिसंपत्तियों से संबंधित वाउचर की जांच, परिसंपत्तियों के भौतिक अस्तित्व मूल्यांकन की जांच, परिसंपत्तियों के मूल्यांकन की गणना। तो जो सत्यापन होता है, वेरिफिकेशन होता है, वो किससे रिलेटेड हो जाएगा। तो अभी जैसे ही पूछा गया था, मैंने इससे पहले क्वेश्चन में आया था, लेकिन वहां पर दूसरी चीजें दे रखी थी, यहाँ पर आपको दूसरे पॉइंट्स मिलेंगे। तो एक ही क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि किससे रिलेटेड हो जाता है, एग्जामिनिंग द फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट। पहले ही मैंने बताया था कि ये देखना कि एक्चुअल में वो एसेट है भी या नहीं है, किसी बुक्स में दिखा रहा है ही नहीं, अब या बची नहीं, क्योंकि आपको पता है एसेट में डिप्रिसिएशन लगता है तो धीरे धीरे क्या होता है, समाप्त हो जाती है। लेकिन अभी भी दिखा रहा हो बुक्स में, तो एक्चुअल में है या नहीं है और उसकी वैल्यूएशन सही है या नहीं है, क्योंकि वेरिफिकेशन में मैंने पहले ही कहा था वैल्यूएशन भी शामिल हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बहुत ही छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको अब अच्छे से क्लियर होती जा रही होंगी क्वेश्चंस के थ्रू। तो आई होप आपके डाउट्स भी क्लियर हो रहे होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है, ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल हो रही है, तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो, और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।